नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश जीडीसी परीक्षा 2017 के सभी 30 प्रश्नों को बड़े अच्छे ढंग से हल किया था। आज हम उत्तर प्रदेश जीडीसी परीक्षा 2013 के सभी 30 प्रश्नों को बड़े अच्छे ढंग से हल करेंगे। हमारे सामने पहला प्रश्न है, हमसे ये पूछा जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, नींबू, गाजर, संतरा, मूली। कह रहे हैं उपयुक्त में से कौन विटामिन सी के समृद्ध स्रोत है। ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं कि विटामिन सी का समृद्ध स्रोत बताइए। तो कह रहे हैं ए तथा दो, दो तथा तीन, एक तथा तीन तथा दो तथा चार। देखिए हम देख रहे हैं कि नींबू और संतरा ये क्या है, विटामिन सी के समृद्ध स्रोत है। तो हमारा विकल्प सी जो है सही हो गया। ठीक है, विकल्प सी हमारा जो है सही हो गया। अब कह रहे हैं विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है ना, एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। ये परीक्षा में प्रश्न बन चुका है। ठीक है, ऐसे विटामिन ए, बी, सी उसका रासायनिक नाम पूछ लिया है तो हमें ध्यान रखना होगा विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम क्या है, तो स्कॉर्बिक अम्ल है। अब इससे रोग कौन सा होता है, ये परीक्षाओं में प्रश्न बन चुका है। इसकी कमी अगर आपको हो रही तो स्कर्वी रोग होता है। और इसके समृद्ध स्रोतों की बात करें तो आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर आदि इसके समृद्ध स्रोत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमसे पूछा ये जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, हमसे नेगेटिव बात कर रहा है, कौन सा सही नहीं। हमारे एक संस्कार, हम नहीं को तुरंत बाहर करेंगे। ठीक है, हमें गलत खोजना है इसमें से। अब देखिए, पौधे स्टार्च के रूप में भोजन का संचयन करते हैं। बिल्कुल सही बात है, पौधे स्टार्च के रूप में भोजन का संचयन करते हैं। मेरे साथ बोलिए कि जो पौधे होते हैं ना, स्टार्च के रूप में भोजन का संचयन करते हैं। स्पष्ट है। आलू का खाद्य योग्य भाग इस स्तंभ कंद होता है। ठीक है, हमसे कह रहे हैं जो आलू का खाद्य भाग होता है वो स्तंभ कंद होता है। ठीक है, एकदम सही बात है। कह रहे हैं गन्ने के पौधों में शर्करा का संचयन तने में होता है। ठीक है, बात है, सही बात है। जो अगर हम देखें गन्ने के पौधे में, ठीक है, गन्ने के पौधे में जो विद्यार्थियों अगर हम देखें शर्करा का जो संचयन होता है ना, तने में होता है। एकदम सही बात है। अब देखिए कह रहे हैं सभी पौधे नाइट्रोजन का उद्ग्रहण सीधे वायुमंडल से कर सकते हैं। ठीक है, यही गलत है। वो जो है ना सीधे नहीं कर सकते। ठीक है, बल्कि क्या है, नाइट्रोजन जब वर्षा जल के साथ मिट्टी में प्रवेश करती है तो वहां से वो लेते हैं, सीधे वायुमंडल से नहीं मिलता उनको। ठीक है, तो हमारा विकल्प डी जो है गलत है। मतलब विकल्प के अनुसार सही नहीं यही है कि नाइट्रोजन का उद्गम सीधे वायुमंडल से करते हैं। अब देखिए, ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हो गया डी विकल्प। अब देखिए, दिए गए सभी कथनों में विकल्प डी में दिया गया कथन सही नहीं है, क्योंकि सभी पौधे नाइट्रोजन का उद्ग्रहण सीधे, ठीक है, जो उद्ग्रहण होता है सीधे वायुमंडल से नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन स्वयं, ठीक है, नाइट्रोजन स्वयं अपरिवर्तनीय है और प्रोटीन बनाने के लिए हरे पौधे द्वारा इसका उपयोग सीधे नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं प्रकृति या वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन वर्षा जल के साथ मिट्टी में प्रवेश करती है। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया द्वारा अमोनिया रूपी नाइट्रोजन को व नाइट्रेट में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार पौधे सामान्यतः अमोनिया व नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन का उद्ग्रहण करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि पौधे जो है ना अमोनिया व नाइट्रेट के रूप में पौधे का उद्ग्रहण करते हैं। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न क्या है, हमसे कह रहे हैं कि हमें ये बताइए कि निम्नलिखित ग्रहों में से किसको सुबह का तारा तथा संध्या का तारा भी कहा जाता है। और यह प्रश्न यूपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, वहीं से सीधे प्रश्न ये देखिए है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित ग्रहों में से किसको सुबह का तारा तथा संध्या का तारा भी कहा जाता है। हमारे सामने विकल्प है बुध, शुक्र, मंगल, शनि। तो इसका सही उत्तर होगा प्रिय विद्यार्थियों, शुक्र को क्या कहा जाता है, सुबह का तारा। ठीक है, सुबह का तारा तथा संध्या का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए एक बात स्पष्ट जान लीजिए, अगर हमसे पूछे कि किस ग्रह को सुबह का तारा तथा संध्या का तारा कहते हैं तो शुक्र को कहते हैं। आपसे पूछे एग्जामिनर कि किसको सुबह का तारा एवं संध्या का तारा कहते हैं तो बताइएगा कि शुक्र को कहते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, शुक्र को सुबह का तारा या भोर का तारा तथा संध्या का तारा भी कहा जाता है। शुक्र भले ही सूर्य के सबसे निकट का ग्रह नहीं है किंतु यह सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, अब देखिए एक बात और पता चली कि ये जो है सबसे अधिक गर्म ग्रह है। इसमें ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल से बने बादलों से भरा एक मोटा आवरण है। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि इसमें जो है ना ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल से बने बादलों का एक भरा भरा एक मोटा वातावरण है। ठीक है, जो शुक्र को क्या करता है, गर्म रखता है।
शुक्र का आकार लगभग पृथ्वी के समान है, इसी कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा वाहन भी कहा जाता है। ठीक है, एक प्रश्न यह भी बनता कि पृथ्वी का जुड़वा वाहन कौन सा ग्रह है। ठीक है, ध्यान रखिए, अगर हमसे पूछे सुबह तथा भोर का तारा, ठीक है, भोर का तारा, सुबह या भोर का तारा, अगर हमसे पूछे सुबह का तारा और संध्या का तारा किसे कहते हैं तो शुक्र को कहते हैं। अगर हमसे पूछे पृथ्वी की जुड़वा बहन, यह भी प्रश्न बन चुका है, तो हम बताएंगे शुक्र ग्रह को कहते हैं। शुक्र अन्य ग्रहों से भिन्न है क्योंकि यह यूरेनस के साथ पृथ्वी और अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की प्रक्रिया पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है। ठीक है, क्यों अन्य ग्रहों से भिन्न है? क्योंकि ये यूरेनस के साथ पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों की जो प्रक्रिया है, ठीक है, परिक्रमा है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहे हैं। अगला प्रश्न पूरे विद्यार्थियों हमसे पूछा ये जा रहा है कि कह रहे हैं हमसे ना कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। हमसे पूछ रहे हैं कि जो हम निम्न ईंधन दे रहे हैं, ठीक है, 4 ईंधन दे रहे हैं, कह रहे हैं कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। हमसे कह रहे हैं हाइड्रोजन, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला। तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन प्रिय विद्यार्थियों न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। अगर हमसे पूछे कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा, तो प्रिय विद्यार्थियों हाइड्रोजन जो है न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, क्योंकि इसके दहन से मात्र जल H2O एवं गर्म वायु का उत्सर्जन होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको आप जब दहन करते हैं, इसको जलाते हैं, तो क्या होता है, H2O और गर्म वायु का क्या है, उत्सर्जन होता है। ठीक है, अब देखिए फिर कह रहे हैं कि एक अच्छे ईंधन की यही विशेषता होती है कि वह कम पर्यावरणीय प्रदूषण पैदा करे। ठीक है, हमसे यह भी कह रहे हैं कि एक अच्छे ईंधन की यही विशेषता होती है जो कम पर्यावरणीय प्रदूषण पैदा करे। जैसे पर्यावरण प्रदूषण आज के समय सबसे बड़ी समस्या। अब देखिए उसकी ईंधन क्षमता अधिक हो, हाइड्रोजन ईंधन की क्षमता सभी ईंधनों में से अधिक है। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं 2 मार्च को, 5 जून को, 10 जुलाई को, 15 सितंबर को। तो 5 जून को क्या मनाया जाता है प्रिय विद्यार्थियों, 5 जून को क्या होता है, तो पर्यावरण दिवस होता है। अब देखिए कारण है, उसके पीछे कारण है कि वो 5 जून को ही होता है। अब हम उसको देखेंगे। कह रहे हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। ठीक है, कह रहे हैं कि 5 जून को ना जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है, पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1972 में इसकी घोषणा की और 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। ठीक है, अगर हमसे पूछे पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, देखिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो आपको बताना होगा 5 जून 1974 को। अगर आपसे पूछे प्रिय विद्यार्थियों कि पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो आपको बताना होगा प्रिय विद्यार्थियों कि 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। अब देखिए हमसे अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है, हमसे कह रहे हैं भूकंप तीव्रता का मापन होता है। अगर आपको भूकंप की तीव्रता मापनी हो तो आप किसके द्वारा मापेंगे, ठीक है, किस पैमाने के द्वारा मापेंगे, रूलर पैमाने द्वारा, हेक्टेयर में, रिक्टर पैमाने द्वारा या डेसिबल में। तो प्रिय विद्यार्थियों हम देखते हैं अगर भूकंप की तीव्रता का मापन हमें करना हो तो रिक्टर पैमाने का यूज करते हैं। अगर हमसे एग्जामिनर ये पूछे भूकंप की तीव्रता का मापन किससे होता है, तो रिक्टर पैमाने से होता है। ठीक है, या रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों अगर हमसे एग्जामिनर पूछे कि भूकंप की तीव्रता का मापन होता है तो आप बताइएगा रिक्टर पैमाने पर। अब देखिए व्याख्या हमारे सामने बहुत अच्छे ढंग से कह रहे हैं कि भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। हमसे कह रहे हैं कि भूकंप की तीव्रता का जो मापन है वो रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। यह पैमाना वर्ष 1935 में चार्ल्स एफ रिक्टर द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, हमसे यह भी कह रहे हैं कि यह पैमाना जो है रिक्टर द्वारा, ठीक है, कब विकसित किया गया, 1935 में चार्ल्स एफ रिक्टर द्वारा विकसित किया गया, इसीलिए इसको रिक्टर पैमाना कहते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि
कब विकसित? 1935 में। ठीक है, इसमें एक विशिष्ट प्रकार के सिस्मोमीटर और भूकंप तथा भूकंपीय तरंगों के बीच की दूरी के आयाम के आधार पर एक सूत्र का उपयोग किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है, हमें ये जानना होगा कि भूकंप की तीव्रता का मापन कैसे होता है, तो रिक्टर पैमाने से होता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमें यह भी जानना होगा कि इसकी खोज या इसको विकसित किसने किया, तो इस पैमाने को विकसित किया 1935 में चार्ल्स एफ रिक्टर ने किया। ठीक है, अब देखिए सिंधु नदी का उद्गम है। ठीक है, हमसे पूछा ये जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि सिंधु नदी का उद्गम क्या है। ठीक है, अब देखिए विकल्प में दे रहे हैं हिमालय श्रृंखला में, काराकोरम श्रृंखला में, ठीक है, हिंदू कुश श्रृंखला में या कैलाश श्रृंखला में। ठीक है, तो सिंधु नदी का उद्गम क्या है? कैलाश श्रृंखला में। ठीक है, हमसे अगर पूछे कि सिंधु नदी का उद्गम क्या है, तो कैलाश श्रृंखला में है। ठीक है, हमसे अगर एग्जामिनर पूछे कि सिंधु नदी का उद्गम है, तो कैलाश श्रृंखला में। अब देखिए क्या कह रहे हैं। ठीक है, वैज्ञानिक खोजों एवं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इमेज के आधार पर यह पता चलता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत स्थित कैलाश श्रृंखला है। ठीक है, तिब्बत में जो कैलाश श्रृंखला है, वही क्या है? वही सिंधु नदी का उद्गम है। यह नदी तिब्बत से लेकर कश्मीर तथा पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, मतलब तिब्बत से निकलकर कश्मीर में, अब कश्मीर से फिर पाकिस्तान में, पाकिस्तान से होते हुए क्या होता है? अरब सागर में मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न में देखिए, अब देखिए हमें इतना याद कर लेना है, हमसे अगर एग्जामिनर पूछे कि सिंधु नदी का उद्गम है तो कैलाश श्रृंखला में। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक है, हमसे अगर एग्जामिनर पूछे प्रिय विद्यार्थियों कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आपको बताना होगा कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रिय विद्यार्थियों आपको बताना होगा कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक है, अब देखिए विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जो 155.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला हुआ है। इसने पृथ्वी के लगभग 30 से अधिक भूभाग, 30% से अधिक भूभाग को आच्छादित किया है। प्रशांत महासागर दक्षिण महासागर, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी गोलार्ध के बीच में स्थित है। ठीक है, इसकी औसत गहराई लगभग 13,215 फीट है और इसका सबसे गहरा बिंदु जापान के पास मेरियाना ट्रेंच के भीतर स्थित है, जिसकी गहराई लगभग 11,022 मीटर है। प्रशांत महासागर अन्वेषण और प्रवासन का एक प्रमुख ऐतिहासिक मार्ग रहा है। ठीक है, प्रशांत महासागर क्या है? अन्वेषण का और प्रवासन का एक ऐतिहासिक क्या है? मार्ग रहा है। अब देखिए निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2014 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का पदभार संभाला? तो विद्यार्थियों देखिए करंट से प्रश्न है, पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग क्या है देख लेते हैं। इससे हमें ये पता चलता है ना कि हमसे राष्ट्रपति किसने नया संभाला, कौन पहली महिला राष्ट्रपति बनी, तो करंट पढ़ने के लिए हमें एक आइडिया लग जाता है। अब देखिए कह रहे हैं अशरफ गनी अहमद जई, अब्दुल्ला बने, हामिद करजई बने या हशमत गनी अहमद जई बने, तो इसका सही उत्तर है अशफर गनी। ठीक है, अशरफ गनी अहमद जई। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसमें बहुत जो है करीबी आंसर दिया अशरफ और हसमत में। ठीक है, तो अशरफ गनी अहमद जई जो है 2014 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। ठीक है, अब देखिए क्या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं कि 29 सितंबर 2014 को अशरफ गनी अहमद जई ने अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। फिर विद्यार्थियों को हमें एक आइडिया लग गया है कि हमसे अगर पूछेगा राष्ट्रपति, ठीक है, कौन महिला पहली राष्ट्रपति नियुक्त हुई, ठीक है, तो ये सारे प्रश्न बन सकते हैं। अब देखिए कह रहे हैं यह पद उन्होंने हामिद करजई के स्थान पर ग्रहण किया है। वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। ठीक है, अब देखिए अगला क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों कि 2014 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन अधोलिखित में से किस देश में किया गया था? ठीक है, किसने मेजबानी किया था? 2014 जो फुटबॉल विश्व कप हुआ
उसमें किसने मेजबानी किया, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न अभी भी पूछे जा सकते हैं। और अभी हम देखेंगे कि 2026 में फीफा फुटबॉल विश्व कप का जो आयोजन है अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको तीनों मिलकर करेंगे, ठीक है। अच्छी बात ये है, ठीक है, कि तीनों जो है क्या है, उत्तरी अमेरिका में ही है, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूएसए हो, संयुक्त अमेरिका या मैक्सिको हो, तीनों क्या उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तीनों आसान है याद करने में, कहाँ कहाँ होगा तो कनाडा सबसे ऊपर, ठीक है, फिर बीच में क्या है उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर नीचे क्या कनाडा, नीचे मैक्सिको है, ठीक है। तो बहुत आसान याद करना। अब देखिए कह रहे हैं कि 2014 में किसने किया, ठीक है, स्पेन में, ठीक है, मैक्सिको में हुआ कि ब्राजील में हुआ, तो जर्मनी में हुआ, ठीक है। तो ये ब्राजील में हुआ, ठीक है, कहाँ हुआ, सही उत्तर क्या होगा, ब्राजील में हुआ। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, 2014 के फुटबॉल विश्व कप का आयोजन ब्राजील देश में किया गया था। ब्राजील इस बार फुटबॉल विश्व कप की दूसरी बार मेजबानी कर रहा था। इससे पहले उसने 1950 में फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी की थी। वर्ष 2022 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कतर द्वारा की गई। इस विश्व कप की विजेता अर्जेंटीना टीम रही, ठीक है। वर्ष 2026 में होने वाले फीफा फुटबॉल विश्व कप संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा मैक्सिको में संयुक्त रूप से होगा। और यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2026 में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप विद्यार्थियों कहाँ आयोजित होगा, तो हमें एक लिस्ट मिलती है कि कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में संयुक्त रूप से, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार के भारतीय विजेता हैं, 2014 का, ठीक है, गणेश सत्यार्थी, महेश सत्यार्थी, प्रकाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। तो कैलाश सत्यार्थी थे, ठीक है, शांति के लिए इन्हें दिया गया, ठीक है। अब देखिए 2014 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से भारत के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को प्रदान किया गया। इससे पहले शांति का नोबेल जो है मदर टेरेसा को प्राप्त है, ठीक है, को प्राप्त हो चुका है। अब देखिए हमसे क्या कह रहे हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करता था, ठीक है। अब देखिए जैसे सबकी अपनी नीति होती है, ठीक है, कोई क्या है, कोई बहुत रटता है, कोई प्रश्नों को सॉल्व करता है, ठीक है, कोई बहुत मन में पड़ता है, तो सबकी एक नीति होती है। तो एक नीति थी जो मुगल शासन में, ठीक है, अगर हम बात करें मध्यकालीन भारत में बलबन या ऐबक या रजिया इल्तुतमिश ने इस नीति को अपनाया। रक्त और लोहा की नीति थी ये, कौन सी नीति थी, रक्त और लोहा की नीति थी। अब देखिए अगर हम बात करें बलबन का, तो बलबन गुलाम वंश का शासक था। तो हमसे ये पूछा जा रहा है विद्यार्थियों की रक्त और लोहा की नीति में कौन विश्वास करता था, ठीक है। तो बलबन, अगर हम देखें रक्त और लोहा की नीति में कौन विश्वास करता था, तो बलबन विश्वास करता था। अगर हमसे पूछे एग्जामिनर कि रक्त और लोहा की नीति में कौन विश्वास करता था, तो बलबन विश्वास करता था, ठीक है। अब देखिए व्याख्या क्या कह रहे हैं, व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण, कह रहे हैं कि गयासुद्दीन बलबन रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करता था। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का सुल्तान था। अगर हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो गयासुद्दीन बलबन क्या था, गुलाम वंश का सुल्तान था। इस पे हम लोगों ने बात किया था। अब देखिए बलबन को ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी नाम का एक व्यक्ति खरीद कर दिल्ली लाया था, ठीक है। इल्तुतमिश ने ग्वालियर को जीतने के बाद बलबन को खरीद लिया। अपनी योग्यता के कारण ही बलबन इल्तुतमिश के सबसे नजदीक पहुंच गया, ठीक है। अब देखिए जो कहते नहीं है अब हमारा बल से खून फेंक देगा, ठीक है, तो रक्त, ठीक है, आप ऐसे ध्यान करिए, ठीक है, कि रक्त अब हमारा बल से खून फेंक देगा, ठीक है। तो बलबन आप ऐसे ध्यान किए बलबन, ठीक है, थोड़ा हंस भी लीजिए बलबन, ठीक है। अब देखिए रक्त और लोहा की नीति बलबन। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन गोखले के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है विद्यार्थियों कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ना उनके राजनीतिक गुरु कौन थे, तो क्या महादेव गोविंद रनाडे थे, एमजी रनाडे, राजा राममोहन राय या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर या बाल गंगाधर तिलक। तो प्रिय विद्यार्थी इसका सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रनाडे थे। प्रिय विद्यार्थियों अगर हमसे पूछे कि गोखले के गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो प्रिय विद्यार्थियों बताएंगे कि गोविंद रनाडे थे, ठीक है, गोखले रनाडे, ठीक है, गोखले रनाडे
गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? रनाडे थे। अब देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एमजी रनाडे या महादेव गोविंद रनाडे थे। गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक नरमपंथी नेता थे। प्रिय विद्यार्थियों, हमसे कह रहा है कि जो गोखले थे ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक नरमपंथी के नेता थे। उन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, उन्होंने किसकी स्थापना की? तो उन्होंने प्रिय विद्यार्थी 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसमें नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। जिसमें क्या हो? नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। अब देखिए अगला प्रश्न। हमसे प्रिय विद्यार्थियों पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है? हमसे पूछा यह जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है? ठीक है, कौन सा आंदोलन है जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है या माना जाता है? ठीक है, हमारे सामने विकल्प है खिलाफत आंदोलन, मोपला आंदोलन और क्या बहाबी आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन। ठीक है, तो हम देखें अगर प्रिय विद्यार्थियों खिलाफत आंदोलन को ठीक है राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है। तो विद्यार्थियों अगर हमसे पूछे कि किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है, तो खिलाफत आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है। अब देखिए, खिलाफत आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच होने वाली सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए। संसार के अधिकांश मुस्लिम तुर्की सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे अर्थात धर्मगुरु मानते थे। इसी के विरोध में भारतीय मुस्लिमों द्वारा अंग्रेज सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया, जिसे खिलाफत आंदोलन और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध भी कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, हुआ ये ना कि मुस्लिमों द्वारा क्या हुआ, भारतीय मुस्लिमों द्वारा अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक आंदोलन किया गया। ठीक है, किसके विरोध में? तो पूरी कहानी थी जो विश्व युद्ध हुआ ब्रिटेन और तुर्की के मध्य, सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान समस्त अधिकार छीन लिए गए। अब क्या हुआ, संसार के अधिकांश मुस्लिम तुर्की सुल्तान को अपना धर्मगुरु मानते थे और इसी के विरोध में ये सब कुछ हुआ। हमें ये ध्यान रखना कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध किस आंदोलन को जाना जाता है? तो खिलाफत आंदोलन को जाता जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा यह जा रहा है कि जलियांवाला बाग त्रासदी से जुड़ा सैन्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? क्या जनरल डायर था, आर्थर वेलेस्ली था, ठीक है, या फिर मैनसन था या स्लीमन था? प्रिय विद्यार्थी, उसका सही उत्तर होगा जनरल डायर। ठीक है, जलियांवाला बाग त्रासदी से जुड़ा सैन्य अधिकारी कौन था? तो प्रिय विद्यार्थियों, जलियांवाला बाग त्रासदी से जुड़ा हुआ सैन्य अधिकारी कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा प्रिय विद्यार्थियों कि जलियांवाला बाग त्रासदी से जुड़ा हुआ सैन्य अधिकारी डायर था। कौन था? डायर था। अब देखिए हमसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जलियांवाला बाग त्रासदी से जुड़ा सैन्य अधिकारी जनरल डायर था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग, ठीक है, बाग में रोलेट एक्ट के विरोध में एक सभा का आयोजन किया गया था, जिस पर जनरल डायर ने अकारण सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 1000 से अधिक निर्दोष व्यक्ति मारे गए। इस व्यक्ति को इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए हमको ये जानना है विद्यार्थियों की जलियांवाला बाग त्रासदी से जुड़ा सैन्य अधिकारी कौन था? तो जनरल डायर था। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उसके निकट एक जलियांवाला बाग था में रोलेट एक्ट के विरोध एक सभा हो रही थी। ठीक है, सभा में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, जनरल डायर अकारण सब पे गोलियां चलवा दिए। ठीक है, चलवा दिया। इस घटना को इतिहास में क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न मैथ से प्रश्न है। ठीक है, हमसे कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि 2500 के 2/5 के 40% का 30% होगा। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि 2500 के, ठीक है, अब देखिए शब्दावली पकड़ना है, के 2/5 के, ठीक है, 2/5 के 40% का 40% मतलब हो गया 40/100। ठीक है, 30% होगा तो 30/100 और जब हम इसको हल करते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाता है, 120 आ जाता है। हमारे सामने कितना आ जाता है, 120 आ जाता है और पहला उत्तर होगा सही। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न गणित से ये भी प्रश्न है, हमसे कह रहे हैं कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। अब देखिए
तो इसमें कौन सा सही होगा? तो 33/52 जो है सबसे छोटा भिन्न है। ठीक है, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? 33/52 सबसे छोटा भिन्न है। ठीक है, सबसे छोटा भिन्न कौन है? 33/52। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, हमसे कह रहे हैं यदि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, ठीक है, मतलब 20% बढ़ा दी जाए, फिर कह रहे हैं तथा इसकी चौड़ाई 20% घटा दी जाए, ठीक है, 20% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो इसका सूत्र है यदि किसी आयत की लंबाई में a% तथा चौड़ाई में b% वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि का हम कैसे निकालेंगे? तो a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी प्लस a बटा b/100। ठीक है, और जब हम इसे रखते हैं, ठीक है, अब कह रहे हैं कि 20% बढ़ा दिया जाए, 20% घटा दिया जाए। ठीक है, तो हमारे सामने क्या आता है? जब हम 20% बढ़ाते हैं, 20% कब करते हैं? तो 20 माइनस 20 गुणे 20/100। ठीक है, और हमारे सामने आता है -4%, मतलब 4% की कमी हो जाएगा, तो सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमसे कह रहे हैं यदि 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखी जाए तो अंक 5 का उपयोग कितनी बार किया जाएगा? ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 से लेके आप 100 बार गिनती लिख रहे हैं, ठीक है, तो 5 कितनी बार आएगा यही पूछा जा रहा है। देखिए 5 तो कुल 19 बार आएगा, लेकिन 55 में अगर हम देखें तो 55 में 2 आ जाता है। ठीक है, इसको लेके देखिए अब इसमें 2 हो गया तो ये हो जाएगा टोटल 20। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखी जाए, ठीक है, जो अंक 5 के सहयोग से बनी हो तो वे निम्नलिखित होंगे: 5, 15, 25, 35, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 65, 75, 85, 95। देखिए हम देख रहे हैं यहाँ, देखिए 55 में 2 बार। तो इस प्रकार क्या हुआ, 1 से 100 तक कुल संख्या 9 है, लेकिन जिनमें अंक 5 का प्रयोग हुआ है 55 में 2 बार हो गया, तो अतः क्या हो जाएगा 100 तक की संख्याओं में 5 का प्रयोग 20 बार होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने क्या कह रहे हैं। अगले प्रश्न में प्रिय विद्यार्थियों हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब हमें पता चल गया हमारा एक संस्कार अगर हमसे कोई नेगेटिव बात करता है तुरंत हम उसको क्या करते हैं, बाहर करते हैं, घर से तुरंत बाहर। ठीक है, बाहर हम लोगों ने कर दिया। अब देखिए कह रहे हैं कौन सुमेलित नहीं, कह रहे हैं भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चंद्रशेखर। ठीक है, अब देखिए फिर कह रहे हैं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो ग्रामीण सड़क योजना था वो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 2000 ईस्वी में शुरू किया था। ठीक है, 25 दिसंबर 2000 सन 2000 को। ठीक है, और यहाँ लिखा है चंद्रशेखर। तो वही जो है गलत होगा, वही गलत होगा, विकल्प बी क्या है, गलत हो गया, यही निगेटिव है, क्योंकि यहाँ अगर अटल बिहारी वाजपेयी होता तो ये सही होता। अब देखिए हम अन्य विकल्पों को याद करेंगे, जैसे हमसे पूछे भारतीय विदेशी व्यापार संगठन कहाँ स्थित है, तो अब बताएंगे भारतीय विदेशी व्यापार संगठन नई दिल्ली में स्थित है। हमसे पूछे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, तो हम कहेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम में। अब देखिए व्याख्या क्या कह रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, हमसे कह रहे हैं व्याख्या में कि विकल्प बी में दिया गया सुमेलन सही नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर सन 2000 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में आरंभ की गई थी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लिंगानुपात सबसे कम है, और ये रिपीट प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं पंजाब, बिहार, हरियाणा, सिक्किम। तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ था, ठीक है, किसमें लिंगानुपात सबसे कम है, तो हरियाणा में प्रिय विद्यार्थियों सबसे कम है। ठीक है, हरियाणा में सबसे कम है, यहाँ 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 879 है। अब देखिए भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के हरियाणा राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है। हरियाणा में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो प्रिय विद्यार्थियों प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 879 है। इसके बाद क्रमशः जम्मू कश्मीर 889 है, पंजाब में 895 है। ठीक है, पंजाब में 895 है। सबसे अधिक लिंगानुपात अगर हम देखें तो केरल का है, जहां 1000 पुरुषों पर प्रिय विद्यार्थियों कितनी महिलाएं हैं, तो 1084 है। अब देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहे हैं,
पंचवर्षीय योजना से प्रश्न है, इकोनॉमिक्स से प्रश्न है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से, ठीक है, हमसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हमसे कि निम्नलिखित में से प्रिय विद्यार्थियों किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक हुई थी। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि जो निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना है उसमें किसमें भारत की जो विकास दर थी वो सब सर्वाधिक हुई थी। ठीक है, सबसे अधिक विकास दर किसमें हुई थी। अब देखिए कह रहे हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना में, 9वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो सही क्या होगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना में भारत का विकास दर सर्वाधिक हुआ था। अब देखिए क्या कह रहे हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक हुई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 12 के मध्य थी, जिसमें प्रति वर्ष 9% की सरल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर निर्धारित की गई थी, जिसे संशोधन के बाद घटाकर 8.1% किया गया था और बाद में 8% सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि प्राप्त की गई। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहे हैं। अब देखिए ये प्रश्न फिर से रिपीट हो सकता है, कह रहे हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY। ठीक है, हमसे कह रहे हैं SGSY को लागू किया गया था। इस योजना को कब लागू किया गया था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, हमसे पूछे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को कब लागू किया गया था, तो प्रिय विद्यार्थी उसका सही उत्तर क्या होगा, क्या वर्ष 2002 में, वर्ष 1999 में, या वर्ष 2007 में, या 1997 में। तो प्रिय विद्यार्थी उसका सही उत्तर होगा कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना 1999 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसमें क्या था आप देखते हैं, कह रहे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अप्रैल 1999 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता हेतु या ठीक है स्वयं सहायता समूह के संगठन, प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी और बाजार से जोड़कर स्वरोजगार देना प्रदान करना था। ये प्रश्न पुनः रिपीट हो सकता है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में। ठीक है, अब देखिए हमसे मिलान से प्रश्न आ रहा है। ठीक है, विद्यार्थी हमसे मिलान से प्रश्न पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूद का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है, अब देखिए हमसे कह रहा है कि मिलान करिए। अब हीरा, ठीक है, हीरा, संगमरमर, बालू, स्नेह का अगले विकल्प में दे रहा है कि हीरा, हाँ, कैल्शियम का, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, कार्बन। ठीक है, तो हम देखते हैं हीरा क्या है, कार्बन के रूप में। ए का क्या होगा, चौथा होगा। ठीक है, ए का क्या होगा, तो चौथा होगा। हाँ, अब देखिए संगमरमर क्या है, तो कैल्शियम है। संगमरमर क्या है, कैल्शियम है। ठीक है, कैल्शियम है। संगमरमर क्या है, कैल्शियम है। बी का पहला होगा। ठीक है, बी का पहला होगा, ए का चौथा होगा। तो हमारा विकल्प बी देखिए सही जा रहा है, विकल्प बी क्या है, सही जा रहा है। हाँ, अभी हम लोग आगे लड़ेंगे। कह रहे हैं बालू, बालू में क्या होता है, तो बालू में प्रिय विद्यार्थी सिलिकॉन होता है। बालू में क्या होता है, तो बालू में सिलिकॉन होता है। ठीक है, हम स्नेहक की बात करें तो स्नेहक ग्रेफाइट। ठीक है, स्नेहक ग्रेफाइट, स्नेहक ग्रेफाइट। तो हमारा विकल्प क्या होगा, दूसरा सही हो गया। अब देखिए व्याख्या देखते हैं, इसका व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है। हमसे कह रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों कि हीरा कार्बन, हीरा कार्बन, संगमरमर कैल्शियम, बालू सिलिकॉन, स्नेहक ग्रेफाइट, अतः क्या विकल्प बी सही उत्तर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, किसे शुष्क बर्फ आप कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, निर्जलीकृत बर्फ को, 273 केल्विन पर बर्फ को। तो प्रिय विद्यार्थियों शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो शुष्क बर्फ जो है कठोर CO2 को कहते हैं। ठीक है, या ठोस CO2 को क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। हमारा विकल्प ये सही हो गया। ठीक है, किसे कहते हैं तो हम बताएंगे तुरंत कि भाई साहब, भाई साहब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। अब देखिए व्याख्या, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। इसे शुष्क बर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह गर्म होने पर द्रव में पिघलने के बजाय सीधे गैस में बदल जाता है। मतलब समझ रहे हैं, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करते हैं तो द्रव में पिघलने के कारण मतलब द्रव में नहीं पिघलता बल्कि सीधे गैस में हो जाता है, इसलिए इसको शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित तत्वों में से किसके अपरूप नहीं है, कार्बन, फास्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो आप देखिए जो जितने विकल्प हैं सबके आप पूरा
अपरूप है, ठीक है। तो ये तो प्रश्न यह हो गया। अब देखिए, अपरूप एक एक ही भौतिक स्थिति में एक ही तत्व के दो या दो से अधिक रूप होते हैं जो एक दूसरे से अपने भौतिक और कभी कभी रासायनिक गुणों से भिन्न होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? अपरूप जो होते हैं, एक ही तत्व के दो या दो से अधिक रूप होते हैं जो एक दूसरे से भौतिक और कभी कभी रासायनिक गुणों से भिन्न होते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। हमसे कह रहा है लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट, ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं कि लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट नियत गति से ऊपर जाती है, नीचे की ओर त्वरित होती है, नियत वेग से नीचे आती है, ऊपर की ओर त्वरित होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऊपर की ओर त्वरित होती है तब क्या होगा? उसका आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होगा। अगर जब लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक कब होगा? जब ऊपर की ओर त्वरित होती है। अब देखिए, लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से निम्नलिखित प्रकार परिवर्तित होता है। कह रहे हैं जब लिफ्ट रुकी हो या एक समान गति से गतिमान हो, इस अवस्था में पिंड का आभासी भार R बराबर mg अर्थात पिंड का आभासी भार और वास्तविक भार समान होगा। अगर लिफ्ट रुकी हो, आभासी और वास्तविक भार समान होगा। अब देखिए, इसका व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण, ये प्रश्न बार बार आता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, यदि लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे आ रही हो तब वास्तविक भार आभासी भार, ठीक है, बराबर m में। फिर कह रहे हैं कि मतलब अब घटा दे रहे हैं वास्तविक भार से आभासी भार, ठीक है। तो हमें कह रहे हैं समीकरण एक से स्पष्ट है कि जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे आ रही हो उस समय पिंड का आभासी भार वास्तविक भार से कम होगा, ठीक है। जब क्या है, लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे आ रही हो तो आभासी भार वास्तविक भार से कम होगा। लेकिन हमें पता क्या करना है, हमें ये पता करना है कब आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होगा। तो जब ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा तब आभासी भार जो है क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है। वास्तविक भार से आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होगा। अब देखिए हमसे अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है? निर्वात में, पानी में, स्टील में, हाँ, हवा में। तो इसका सही उत्तर होगा ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है? स्टील में होता है। ध्वनि का एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है, जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए ध्वनि का निर्वात में संचरण नहीं होता है। ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में ध्वनि की चाल अधिकतम ठोस में होती है। दिए गए विकल्पों में इस्पात या स्टील ऐसा ठोस माध्यम है जिसमें ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ठीक है। इस्पात में अगर हम देखें, जो स्टील है या इस्पात, इसमें ध्वनि की चाल, मान लीजिए इस्पात कर दे तो विकल्प गलत मत कर दीजिएगा, ठीक है। लगभग कितनी होती है? तो 5960 मीटर पर सेकंड होती है। अब देखिए हमारे सामने 29 नंबर का प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है, ठीक है। अनुवांशिक रोग कौन सा नहीं है? कह रहे हैं रंजकहीनता, रतौंधी, हीमोफीलिया, वर्णांधता, ठीक है। तो हम देखते हैं कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। तो ये अनुवांशिक रोग नहीं है, रतौंधी अनुवांशिक रोग नहीं है। यह विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है जिसमें रात में पीड़ित व्यक्ति की दृश्यता स्पष्ट नहीं हो पाती है। शेष सभी अर्थात रंजकहीनता, हीमोफीलिया और वर्णांधता अनुवांशिक रोग है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। हमसे कह रहा है कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करते हैं? हमसे कह रहा है कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर जो होते हैं निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करते हैं? वसा का, ये भी प्रश्न रिपीट है, प्रोटीन का, ठीक है, कार्बोडाइहाइड्रेट का, न्यूक्लिक अम्ल का, ठीक है। तो जो पित्ताशय में उपस्थित पत्थर होते हैं वो वसा का पाचन प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब देखिए पित्ताशय वसा का इमल्सीकरण करता है, अतः इसमें उपस्थित पत्थर वसा के पाचन को प्रभावित करता है। पित्ताशय थैली में पित्त रस संग्रहित होता है जो कृत में बनता है। जब यह रस छोटी आंत में प्रवेश करता है तो वसा में घुलनशील विटामिन जैसे ए, डी, ई के पाचन में मदद करता है। पित्ताशय में पत्थर तभी बनता है जब पित्त परिवहन प्रक्रिया में असंतुलन हो जाता है, ठीक है। देखिए प्रिय विद्यार्थी, इसमें सबसे अच्छा प्रश्न ये था कि लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक कब होगा? जब क्या होगा? ऊपर की ओर त्वरित होती है, ठीक है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है, ठीक है। अब कब समान रहेगा? जब लिफ्ट रुकी हो, ठीक है। लिफ्ट जब रुकी होगी तब समान रहेगा, हाँ। और कब जो है उस पिंड का आभासी भार
वास्तविक भार से कम होगा जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे आ रही हो, ठीक है, तो उसका जो आभासी भार है ना वास्तविक भार से कम होगा, एकदम हल्का उसको महसूस होगा। जैसे आप लिफ्ट से नीचे उतरिए आप बहुत हल्का महसूस करेंगे, ठीक है। अब देखिए कब अधिक होगा जब लिफ्ट से आप ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है। कब समान होगा जब लिफ्ट बंद रहेगा। अब देखिए ये चीजें हम लोगों ने जाना, ठीक है। अब हम लोग जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं सभी प्रश्नों को। हमसे पूछा गया पहले प्रश्न में कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए कौन विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है, तो हम लोगों ने देखा नींबू और संतरा। फिर हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो हम लोगों ने देखा कि सभी पौधे नाइट्रोजन का उद्ग्रहण सीधे वायुमंडल से करते हैं, ये गलत है क्योंकि मिट्टी में प्रवेश जल के साथ करते हैं, ठीक है। हम लोग किसे सुबह या भोर का तारा और संध्या का तारा कहते हैं, तो हम लोगों ने देखा शुक्र को, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि निम्नलिखित में से किस ईंधन में न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न होता है, तो हम लोगों ने देखा हाइड्रोजन में। हम लोगों ने देखा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रश्न पूछा तो हम लोगों ने बताया कि 5 जून को। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो हम लोगों ने देखा रिक्टर से मापी जाती है। सिंधु नदी का उद्गम क्या है, तो तिब्बत में जो कैलाश श्रृंखला है वहां से है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो हम लोगों ने देखा प्रशांत महासागर है। हम लोगों ने देखा हमसे पूछा गया करंट से प्रश्न सितंबर 2014 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का पद कौन संभाला, तो हम लोगों ने देखा कि अशरफ गनी अहमद जई ने संभाला। 2014 में फुटबॉल विश्व कप का आयोजन निम्नलिखित में किस देश ने किया गया, ठीक है, तो ब्राजील ने किया। हमें ये जानना है 26 में कौन करेगा, तो संयुक्त रूप से 3 देश हैं, कौन, उत्तरी अमेरिका के कौन कौन से, तो हम बताएंगे सर कनाडा, उत्तरी और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। अब देखिए अगर हमसे पूछे 2014 का शांति नोबेल पुरस्कार, तो हम लोग देखते हैं कि कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को मिला है, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करता था, तो बलबन। क्या हम लगे कि मारे और खून बल से खून फेंक देगा, तो रक्त और नीति का बलबन, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन गोखले के राजनीतिक गुरु थे, गोखले रानाडे, ठीक है, गोविंद रानाडे थे। अब देखिए हमसे पूछा गया कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध किस आंदोलन को जाना जाता है, मतलब राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में किस आंदोलन को, तो हमने देखा खिलाफत आंदोलन को। हमसे पूछा गया कि जलियांवाला बाग त्रासदी से जुड़ा सैन्य अधिकारी में से कौन था, तो हमने देखा जनरल डायर था, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा अगले प्रश्न में हम लोगों ने देखा प्रिय विद्यार्थियों कि 1 से 100 तक की सभी संख्या लिखी जाए तो 5 अंक का कितनी बार प्रयोग होगा, तो 20 बार होगा, ठीक है। हम लोगों ने पूछा कौन सुमेलित नहीं है और प्रधानमंत्री ग्राम सरकार सड़क योजना चंद्रशेखर लिखा था वहां होना चाहिए था अटल बिहारी वाजपेयी। हमसे पूछा कि 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लिंगानुपात सबसे कम है, तो हरियाणा में, उसके बाद जम्मू कश्मीर में, उसके बाद पंजाब में। अब देखिए हमसे पूछा कि पंचवर्षीय योजना में 4 पंचवर्षीय योजना थी और कहा कि सर्वाधिक विकास दर किसमें हुआ, तो 11वीं में, ठीक है, 2017 से 12 तक का जो था। हमसे पूछा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू हुई। हमसे पूछा सूची 1 को 2 सूची 2 से मिलाइए, तो हीरा हीरा कार्बन, संगमरमर क्या हो गया, तो संगमरमर कैल्शियम हो गया, बालू क्या हो गया, बालू सिलिकॉन, स्नेह ग्रेफाइट। हमसे पूछा शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो हम लोगों ने बताया ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। हमसे पूछा किसके अपरूप नहीं है, और चारों विकल्प में जो थे सबके अपरूप थे, ठीक है, तो प्रश्न यह हुआ। हमसे पूछा ये सबसे अच्छा प्रश्न था कि लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक कब होगा, जब ऊपर की ओर त्वरित होगी, ठीक है। अब देखिए ध्वनि का वेग अधिकतम होता है तो स्टील में अर्थात इस्पात में। कौन अनुवांशिक रोग नहीं है, रतौंधी, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। और अंतिम प्रश्न हमसे पूछा गया कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करते हैं, तो प्रिय विद्यार्थी वसा का पाचन प्रभावित करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। जय गुरुदेव।